प्यारे बच्चों, हम लाख की चूड़ियाँ पाठ के पार्ट 5 की व्याख्या पढ़ चुके हैं। अब हम उन गद्यांशों में आए व्याकरण के पहलुओं पर बातचीत करेंगे। अब मैं इस पाठ को वहीं से पार्ट 5 को दोबारा से पढ़ूंगा और आप देखते जाएंगे कि कहाँ कौन से विलोम शब्द आए हैं, कहाँ पर्यायवाची हैं, कौन से शब्द अंग्रेज़ी के हैं या उर्दू के हैं या कोई संज्ञा है, सर्वनाम है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब आप दोबारा से देखें इसे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो बच्चों, संसार जो शब्द आया है, संसार शब्द को और क्या कहते हैं, यानी संसार शब्द के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या हैं। तो बच्चों, संसार को दुनिया भी कहते हैं, विश्व, जग, जगत भी कहा जाता है। ठीक है। यदि संसार में बदलू को, बदलू देखिए एक व्यक्ति का नाम है और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ बदलू शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यहाँ बच्चों जो कांच शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। कोई भी वस्तु हो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद जो चूड़ियों शब्द आया है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। तो बच्चों यहाँ जो स्त्री शब्द आया है, स्त्री, ये भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है और स्त्री का विलोम क्या होता है? पुरुष। ठीक है, स्त्री का विलोम है पुरुष। स्त्री को और क्या क्या कहते हैं? स्त्री को महिला, औरत, नारी भी कहा जाता है। ठीक है। आगे आया है अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। अब आप इन शब्दों को देखिए, 3 शब्द हैं और इन 3 शब्दों के बीच में 2 चिन्ह लगाए हुए हैं। ये दोनों चिन्ह योजक चिन्ह होते हैं। ठीक है। और कभी कभी, यहाँ कभी कभी शब्द 2 बार आया है। जहाँ कोई शब्द 2 बार आ जाए उसे द्वित्व शब्द कहा जाता है। ठीक है। और कभी कभी के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो 2-4 बातें भी सुना देता। यहाँ 2-4 के बीच में योजक चिन्ह आया है। ठीक है। 2 और 4 ये दोनों संख्यावाचक शब्द हैं और इनका जो अर्थ होता है वो 2 और 4 नहीं होता। इसका अर्थ होता है 2 से 4 तक। ये इसका विग्रह होता है और ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। यहाँ द्वंद्व समास है। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। मुझसे और वह, ये जो दोनों शब्द हैं ये दोनों सर्वनाम हैं। सर्वनाम होते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे मुझसे शब्द लेखक के लिए आया है, लेखक संज्ञा है। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर मुझसे शब्द आ गया, ये सर्वनाम हो गया। मुझसे तो वह कौन? यानी बदलू। तो वह जो शब्द है वो बदलू के स्थान पर आया है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बदलू शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसका स्थान वह शब्द ने ले लिया तो वह सर्वनाम हुआ। ठीक है। घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। पढ़ाई जो शब्द है बच्चों ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। और पढ़ धातु होती है, पढ़ना क्रिया है और क्रिया में से जब ना हटा देते हैं तो जो शेष भाग बच जाता है वह धातु होती है। जैसे लिखना में से ना हटा देंगे तो लिख बच गया, लिख धातु है। खेलना में से आप ना हटा देंगे
तो खेल बच गया, तो खेल धातु है। जो क्रियाएं होती हैं उनमें से जब हम ना हटा देते हैं तो बाकी जो बच जाता है वह धातु होता है। तो पढ़ धातु में आई प्रत्यय लगा दिया। जैसे लिख धातु में आई प्रत्यय लगाते हैं तो लिखाई बन जाता है। ठीक है, गहरा शब्द है उसमें आई प्रत्यय लगाते हैं तो गहराई बन जाता है। अच्छा शब्द में आई लगाते हैं तो अच्छाई बन जाता है। तो ऐसे आई प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है और इसमें आई प्रत्यय है। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में। यहाँ बच्चों घर शब्द आया है। घर को और क्या कहते हैं? घर को गृह कहते हैं, ग के नीचे री की मात्रा। सदन भी कहते हैं, निकेतन, आवास, निवास, आलय, अनेक पर्यायवाची होते हैं घर शब्द के। ठीक है, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। शहर शब्द का विलोम होता है गांव। ठीक है, मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। ठीक है, यहां आप देखिए उत्तर देता, देता के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है इसे कहते हैं अल्प विराम। अंग्रेजी में कोमा कहते हैं, हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। और उसके बाद जो ऊपर आप दो कोमे दिखाई दे रहे हैं आपको उल्टे, इनको कहते हैं उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। जब कोई बात कही जाती है तो उस कही हुई बात को दो उद्धरण चिन्ह लगाकर उसमें बंद किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं शहर शब्द से पहले दो उद्धरण चिन्ह लगा दिए, ये उद्धरण चिन्ह यहाँ शुरू हुए हैं। और इस पैरे के, इस चित्र के अंत में आप देखेंगे, ये जो पैरा है इसके अंत में आप देखेंगे मोच न आ जाए, यहाँ तक उसने अपने बात पूरी की है बदलू ने। तो यहाँ उद्धरण चिन्ह बंद हो रहे हैं। तो जो बीच की बात है ये बदलू ने कही है, तो किसी भी कही हुई बात को उद्धरण चिन्ह में बंद किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, शहर की बात और है लला। और है के बाद भी उद्धरण ये अल्प विराम लगा हुआ है, और लला के बाद जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ एक बात आई है, शहर की बात और है लला। यहाँ जो और शब्द आया है ना, और शब्द एक अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द होता है जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। और शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं? और का मतलब तथा भी होता है। जैसे मोहन और सोहन स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ और का मतलब है तथा। एक और होता है, जैसे हम कह दें कि मैं किसी और डॉक्टर से बात करूँगा, तो वहाँ और का मतलब है अन्य या दूसरा। ठीक है, तो ये उसका दो मतलब हो गए। और तीसरा और शब्द का मतलब होता है अधिक या ज़्यादा। जैसे हम कहते हैं कि इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे और भी पैसे चाहिए। तो यहाँ जो और शब्द है इसका अर्थ तथा भी नहीं है, अन्य भी नहीं है, इसका अर्थ है ज़्यादा या अधिक। तो ऐसे और शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए और शब्द अनेकार्थक शब्द में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न। तो यहाँ आप देखिए हाथ शब्द आया, अपने मर्द का हाथ। जो हाथ है, हाथ शब्द को हस्त कहा जाता है, कर पानी भी कहा जाता है। पानी, ये पीने वाला पानी नहीं है, वह तो पानी होता है। पानी, पा और अण को छोटी ई की मात्रा, पानी। पानी मैंने हाथ। ठीक है,
तो हाथ के मैंने यहाँ आपको 3 पर्यायवाची बताए हैं, हस्त, कर और पाणी। अंग्रेजी में इसे हैंड कहा जाता है। तो वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। ये जो नाजुक शब्द है, यहाँ आप देखेंगे ज को नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इसे ज बोलेंगे। तो ये उर्दू का शब्द है, ठीक है। नाजुक होती हैं न के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज न आ जाए। यहाँ जो लाख शब्द आया है, मैंने पाठ के शुरू में भी बताया था, लाख एक अनेकार्थक शब्द है। लाख शब्द का एक अर्थ है जो संख्या है 100,000। लाख मतलब 100,000। तो वहाँ लाख का एक अर्थ तो ये संख्या हो गई, और दूसरा लाख एक पदार्थ होता है जिससे तरह तरह का सामान बनाया जाता है, ठीक है। तो लाख भी एक अनेकार्थक शब्द हुआ। अगला पैरा देखिए, कभी कभी, यहाँ कभी कभी के बीच योजक चिन्ह है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर उर्दू का शब्द है। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता। गाय जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। कोई भी पशु है, गाय, गधा, कुत्ता, शेर, हाथी, घोड़ा, कोई भी पशु है वह जातिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। गाय के दूध होता। दूध जो शब्द है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। एक संज्ञा होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कोई भी पदार्थ होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दूध, घी, तेल, पानी या शक्कर, चीनी, गुड़, चावल, ये जो सारे पदार्थ हैं, या लकड़ी है या कोई धातु है, सोना, चांदी, तांबा, पारा, पीतल, टिन, कांसा, कोई भी धातु है, ये सब पदार्थ हैं। और जितने भी पदार्थ होते हैं वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। यहाँ देखिए, आम की फसल में तो, ये जो आम शब्द है ये आम एक फल है। कोई भी फल होगा बच्चों वह जातिवाचक संज्ञा होगा, चाहे आम हो, सेब हो, केला, चीकू, अंगूर, तरबूज, कोई भी फल है वह जातिवाचक संज्ञा होता है। और जो फसल शब्द है ये भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। आगे देखिए, मैं रोज़ ही, मैं जो शब्द है ये लेखक के लिए आया है, लेखक के नाम के बदले में आया है। तो लेखक संज्ञा है, उसके स्थान पर जो शब्द आया है वह सर्वनाम है, तो मैं शब्द सर्वनाम है। मैं रोज़ ही, रोज़ में आप देखेंगे नुक्ता लगा हुआ है, ज के नीचे बिंदु है, इसे नुक्ता कहा जाता है। रोज़ उर्दू का शब्द है। उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। 2 और 4 के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है। मैंने इसका अर्थ बताया था। 2-4 का अर्थ 2 और 4 नहीं होता, 2 या 4 भी नहीं होता, 2 से 4 तक होता है, ठीक है। यानी कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं 2 से 4 तक। और यहाँ द्वंद्व समास है। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो 1 और 2 के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है, और 1-2 का जो अर्थ है वो 1 या 2 है। यहाँ से और तक नहीं लगेगा, 1-2 का अर्थ है 1 या 2, और यहाँ भी द्वंद्व समास है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता।
बच्चों गर्मी का विलोम होता है सर्दी, ठीक है। और एक आध महीने वहाँ रहकर एक और आध के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, स्कूल अंग्रेजी का शब्द है, परंतु 2-3 बार ही 2-3 के बीच योजक चिन्ह है। 2-3 का अर्थ है 2 या 3, और यहाँ द्वंद्व समास है। परंतु 2-3 बार ही मैं सर्वनाम है बच्चों। अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक, लंबी जो है ये विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? अवधि की। अवधि माने समय, यानी कि लंबा समय। तो अवधि शब्द की विशेषता बता रहा है लंबी शब्द, इसलिए लंबी शब्द यहाँ विशेषण है। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद, 8-10, यहाँ बच्चों 8 और 10 के बीच योजक चिन्ह है, और 8-10 का अर्थ है 8 से 10 तक, यहाँ द्वंद्व समास है। 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा, मैंने भी सर्वनाम है, ठीक है। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। कांच जातिवाचक है, स्त्रियां भी जातिवाचक है, चूड़ियां भी जातिवाचक शब्द है। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। सहसा शब्द का अर्थ होता है बच्चों अचानक। सहसा के पर्यायवाची होते हैं अचानक, अकस्मात, एकाएक, यकायक या एकदम। ये सारे सहसा शब्द के पर्यायवाची हैं। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की, बच्चों मामा की जो लड़की मतलब बेटी, मामा की बेटी क्या कहलाती है? हमारे मामा की बेटी हमारी क्या लगी? बहन तो लगी, लेकिन क्योंकि वो मामा की बेटी है इसलिए उसे कहेंगे ममेरी बहन। मामा का जो बेटा होगा वो होगा ममेरा भाई। जैसे चाचा का बेटा चचेरा भाई होता है, चाचा की बेटी चचेरी बहन होती है, ऐसे ही मामा की बेटी ममेरी बहन कहलाती है, ठीक है। बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। बच्चों मरहम और पट्टी इन दोनों शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मरहम पट्टी का अर्थ है मरहम और पट्टी। मरहम का मतलब जो हम दवा लगाते हैं चोट पर उसे मरहम या मलहम कहा जाता है। तो मरहम और पट्टी, और उस पर पट्टी करना, तो मरहम और पट्टी यहाँ भी द्वंद्व समास है। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते, यहाँ घूमते घूमते इन दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और एक ही शब्द जब दूसरी बार भी आ जाता है तो उसे द्वित्व शब्द कहा जाता है। तो यहाँ द्वित्व शब्द भी है। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। किस पर लेटा था बच्चों? खाट पर। खाट जो है वो हिंदी का शब्द है, हरियाणवी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये हरियाणवी का शब्द नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द है। और खाट क्योंकि एक वस्तु है,
कोई भी वस्तु होती है वह संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, नमस्ते बदलू काका मैंने कहा। काका के बाद ये जो चिन्ह है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और मैंने कहा के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है ये पूर्ण विराम कहलाता है। नमस्ते भैया, यहाँ देखो भैया के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग जब किसी को पुकारने के बाद किया जाता है तो इसे संबोधन चिन्ह कहा जाता है। जैसे नमस्ते बदलू काका, तो लेखक ने बदलू को बदलू काका कहकर संबोधित किया है, उसे पुकारा है। तो जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, लेकिन उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह न कहकर संबोधन चिन्ह कहा जाता है, क्योंकि वह संबोधन के बाद लगाया गया है। इसी तरह नमस्ते भैया, तो भैया के बाद जो चिन्ह है ये संबोधन चिन्ह कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये भैया शब्द ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये शुद्ध शब्द नहीं है। भैया शब्द जब लिखते हैं तो भ लिखकर उस पर अय की मात्रा लगाते हैं, यानी भ पर 2 मात्राएं लगा देंगे और या लिखेंगे तो उसे बोलेंगे भैया, वह शुद्ध होता है, यह शुद्ध नहीं है। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। बच्चों उत्तर शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्तर का अर्थ होता है जवाब। ठीक है, और उत्तर एक दिशा का नाम भी है, और उत्तर का मतलब बाद का ये भी होता है। यानी एक उत्तर शब्द के यहाँ मैंने आपको 3 अर्थ बताए हैं, तो इसका मतलब उत्तर शब्द अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, लेकिन यहाँ उत्तर का अर्थ क्या है? जवाब। उसने मेरी नमस्ते का जवाब दिया। ठीक है, उत्तर का विलोम क्या होगा? प्रश्न। ठीक है, और अगर हम दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा का विलोम होता है दक्षिण दिशा। ठीक है, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। यहाँ और में देखो बच्चों और लिखा हुआ है, और इसके बिल्कुल ऊपर और लिखा हुआ है। यहाँ औ है तो और का अर्थ अलग होता है, और ये जो नीचे और दिया हुआ है इस और का मतलब होता है तरफ, और देर तक मेरी तरफ निहारता रहा मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। अब देखो उसने जनार्दन ने, लेखक का नाम जनार्दन ने बदलू को काका कहकर संबोधित किया, तो काका के बाद संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। मैंने शब्द सर्वनाम है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। जो चित्र शब्द है बच्चों ये भी भाववाचक संज्ञा है, नहीं सॉरी, चित्र जो शब्द है ये भी जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक नहीं है, मैं गलती से बोल गया। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ। अब देखो बच्चों आओ शब्द 2 बार आ रहा है, तो इसी को द्वित्व शब्द कहा जाता है, और दोनों आओ शब्द के बीच योजक चिन्ह है। ठीक है, लला बैठो, बैठो के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका। हाँ के बाद अल्प विराम है जिसे आप अंग्रेजी में कोमा कहते हैं। इधर आना नहीं हो सका, सका के बाद भी अल्प विराम है। काका, काका के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, और क्योंकि पुकारने के बाद लगाया जा रहा है ये चिन्ह, इसलिए ये संबोधन चिन्ह कहलाता है। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। चारपाई का वैसे तो अर्थ होता है खाट या पलंग, लेकिन चारपाई का विग्रह क्या होता है? चारपाई का जो अर्थ होता है वो होता है चार है पाई, पाई मैंने पाँव, चार हैं पाँव जिसके, अर्थात खाट या पलंग। तो ऐसे शब्दों को बहुव्रीहि समास कहा जाता है जो किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि देखो बच्चों चार पाई यानी चार है पाँव जिसके,
चार पांव तो स्टूल के भी होते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, पशुओं के भी होते हैं, लेकिन उन सब को चारपाई नहीं कहा जाता। चारपाई का एक विशेष अर्थ है, वो है खाट या पलंग। जिस शब्द का कोई विशेष अर्थ होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ 5 समाप्त हुआ, जिसकी व्याकरण हमने पढ़ी है। इसके बाद अगली वीडियो में हम पाठ 6 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।